दादा 5-6 महीने से उधर अपने साथ था, बम्बई से बाहर। जुमरू के खामोश होते ही शामू हिचकिचाते हुए बोला और उन्हें बताने लगा कि हम कोई 20-25 दिन पहले एक बीमार साथी के साथ यहाँ आए थे। 5-6 दिन उसकी तीमारदारी में किसी को अपनी खबर ही नहीं थी। उसका बहुत इलाज किया, ऑपरेशन कामयाब हो गया था, लेकिन उसे जल्दी थी। ठीक 20 दिन हुए, अचानक वो भी दादा की तरह किसी से कुछ कहे सुने बगैर चला गया। इस तमाम अरसे में हम उन्हीं परेशानियों में घिरे रहे। हमें अपना ही होश नहीं था, किसी और तरफ निगाह क्या जाती। उसके रूठ जाने के बाद कहीं निकलने बल्कि बम्बई में ठहरने को जी नहीं चाहता था, लेकिन दादा का ख्याल रुके रहा। हमें नहीं मालूम कि दादा के पीछे बम्बई में क्या कुछ होता रहा, और किसी ने पाड़े पर दादा की दोबारा वापसी और शहर के पहाड़ों पर उसका हाथ पसंद नहीं किया। वो कोई एक नहीं, बहुत से हो सकते हैं। शामू की आवाज़ रफ्ता रफ्ता सुधरने लगी थी, लेकिन शायद विठल ने उसकी तरफ मुंह उठा के देखा था, या उसे खुद कुछ ख्याल आ गया था। वह हकलाने लगा और आगे कुछ न कह सका। क्या हुआ? वो तीनों चौंक पड़े थे, जैसे शामू को इनकशाफ करते करते रुक गया हो। दादा बम्बई से किधर गया था? वो अपने साथ था, शामू के बजाय विठल ने जवाब दिया। कहाँ? क्यों? ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, मस्ती के लिए। मस्ती के लिए? अधेड़ ऑफिसर बेताबी से बोला। दादा तुम अभी चुप बैठो, इसको बोलने दो। उसने बराह रास्त शामू को मुखातिब किया। हाँ, क्या बोल रहा था तुम? शामू ने विठल की तरफ नजर किए बगैर अस्तगी से कहा, हाँ साहब, घूमने फिरने के लिए। इसके लिए कोई नहीं निकल सकता क्या? ऐसा ही बेवजह? बोला ना आपको। शामू ने तेज लहजे में कहा, सैर सपाटे के लिए आप कभी बाहर नहीं निकलते हो? इधर उधर मत भटको साहब। अपना मतलब था दादा बम्बई आने के बाद पूरा अनजाने में था, यही बोलना था आपसे। उसे कुछ पता होता तो हमको भी जरूर होता, और हमको होता भी तो बताता, अपनी मर्जी पर है। विठल ने फिर चटकती आवाज में दखल दिया। और हम आपको बोलें साहब, बम्बई शहर अपने लिए ऐसा नवा भी नहीं है। पहले भी हम इधर आ चुके हैं दादा के साथ। अच्छा देखा बाला है, इधर का बहुत सा दादा लोग हमको जानता है। मुझे हैरत हुई कि जब उनकी बर्फ किसी कदर पिघली हुई नजर आ रही है तो विठल का लहजा ऐसा तुंद क्यों है? उन्हें क्या जताना चाह रहा है? विठल की हालत ठीक नहीं मालूम होती थी। नौजवान ऑफिसर का जिस्म उसके काबू में नहीं था। ही लुक्स द मेन कल्प्रिट। उसने विठल की तरफ इशारा करते हुए अंग्रेजी में कहा, हमें कुछ देर के लिए इसे बाहर करके बाकी से बात करनी चाहिए। मैंने सुन लिया था, वो उन सबको बास्टर्ड और विठल की कठपुतलियां कह रहा था, और भी बहुत कुछ। मैं सुनता रहा, लेकिन मेरे लिए खामोश बैठे रहना दुश्वार हो गया। मुझे उठ के उनसे कहना चाहिए था कि वो जुबान संभाल के बात करें, इससे पहले कि वो विठल को बाहर निकल जाने का हुक्म सादिर करें। मुझे साफ साफ उन्हें बता देना चाहिए था कि फिर हमसे कोई बात नहीं करेगा। मैंने जुमरू और शामू की तरफ देखा, वो बहरे बने बैठे थे, विठल, मार्टी और टिंगू भी। मैं अंग्रेजी ना समझता तो मेरी भी यही कैफियत होती। हर आदमी इतना बहरा होता है जितना वो नहीं जानता, और मार्टी को तो इतनी अंग्रेजी ज़रूर आती है। उसने सुन लिया होगा कि वो कैसी बदजुबानी दरीदा दहनी कर रहे हैं। उसे चुप देख के मैं भी उठते उठते रह गया। दरमियान में बैठा हुआ ऑफिसर कुछ सोचता रहा, फिर उसने अपने नौजवान साथी की तजवीज़ ये कहकर मुस्तरद कर दी कि हम सब एक जैसे हैं। विठल के जाने के बाद हम और बेलगाम भी हो सकते हैं, या ज़्यादा मोहतात भी। उसने मुतज़्ज़ब लहजे में विठल से कहा, तुम इधर बम्बई में कब तक रहने का है? विठल ने जवाब दिया कि वो कुछ कह नहीं सकता। अभी कोई जमानत करा सकता है? काहे की जमानत? कि तुम लोग इधर शहर में टिकेगा? हम ऐसी कोई जमानत नहीं दे सकते। आप ज्यादा बात मत करो, सीधा पर्ची बनाओ। पर्ची बनने में भी कोई देर नहीं लगेगी। विठल के लबों में जुम्बश नहीं हुई। एक बार अभी तुमको सोचने का मौका है। विठल ने कुछ नहीं कहा। तो उमर रसीदा ऑफिसर सरकशी से कहने लगा, जुबान बंद करने से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है दादा। खुला रहने से अभी अपने को क्या मिला? विठल ने झुंझला के कहा, आप अपने लिए वकील का इंतजाम करो। वकील? कैसा वकील? वो मतोश अंदाज में बोला, अभी हम उससे बात करके ही कुछ बोलेंगे। तुम बहुत आगे का बोल रहे। अपना सर बहुत घूम रहा है साहब। अभी आपके साथ खपा के और उल्टा हो जाएगा। तुम पुलिस का पोजीशन नहीं समझ रहा है दादा, अधेड़ पुलिस ऑफिसर ने किसी कदर मुफाहमत के लहजे में कहा। पर आप तो अपने को खूब समझ रहे हो। नहीं, वो सटपटाए हुए लहजे में बोला, हम कोशिश कर रहे हैं। हम बोला कि अपने को तुमसे कोई बैर नहीं है। अधेड़ ऑफिसर वही कुछ दोहराने लगा जो कमो पेश वो तीनों पहले कह चुके थे कि ये एक निहायत संगीन वाकया है। आज दो दादा गए हैं, कल दूसरे जा सकते हैं। पहाड़ों से मुतालिक लोग आपस में खून खराबा कर सकते हैं। इस इम्कान की पेशबंदी के लिए पुलिस को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। उसे किसी बेगुनाह आदमी पर हाथ डाल के खुशी नहीं होती। पुलिस भी किसी के सामने जवाब दे है, लेकिन चूंकि पीरू और माची दादा के लिए सबसे पहले हम ही उनके पास आए हैं, इसलिए हमसे इतना कुछ कहा जा रहा है। जहाँ तक पुलिस के इख्तियार का ताल्लुक है, वो यकीनन बेहदो हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसा कम भी नहीं है। पुलिस रोकने पे आए तो हमें किसी भी इल्ज़ाम, किसी भी शुबे में रोक सकती है। बाद में हम साबित करते फिरेंगे, यही होगा ना? वो भी कुछ साबित करेंगे, लेकिन पसे मंज़र में अगर कुछ नहीं है तो ये एक गैर ज़रूरी, गैर नतीजा खैज बात होगी। पुलिस हम ही पर क्या, ऐसी सूरत में किसी पर भी शक कर सकती है।
वो कहने लगा कि पुलिस को ऐसे मामलात का खूब तजुर्बा है। दादा लोग अमूमन नाम नहीं बताते, खुद जाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऐसे खुद सर और मुंतकम मिजाज लोगों को कैसे छोड़ दे, जो अपनी जुबान से कह रहे हैं कि इन्हें मालूम होता तो पहले वो उसी तरफ का रुख करते और इन्हें मुजरिम का निशान मिल जाएगा तो पुलिस को इतला नहीं देंगे। हमारी ख्वाहिश पर वकील बुलाया जा सकता है, मगर वकील क्या करेगा? वो हमें रोकने पर ही आ गए तो वकील भी देखता रह जाएगा। अदालत भी इतना जानती है कि चालाक मुजरिम कभी कभी अलील ऐलान सामने आके भी जुर्म पोशी की कोशिश करते हैं। जाए वारदात पर हमारा मौजूद होना दोनों बातें साबित करता है। खबर मिलने के बाद हमें फितरी तौर पर वहां आना चाहिए था, या फिर हमने इस तरह अपनी दानिश में खुद पर आयद होने वाला हर शक मिटा देने की कोशिश की है। पुलिस ऑफिसर ने बेकली से कहा। कचहरी अदालत अभी दूर का बात है, पहले अपने को तसल्ली दो कि ये सब ऐसा नहीं है। तसल्ली तो आप अपने आप को दो। आपका कौन चला गया जो ऐसा बोलता है? पुलिस ने तपीदा लहजे में जवाब दिया। जो आप आगे पीछे का बोल रहे हो उसका अपने को पूरा पता है आप कितनी दूर तक साथ चलोगे, आगे कौन हो? पुलिस ऑफिसर उसकी बात काट के एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला कि अदालत भी पुलिस के शुबे की तायद उस वक्त तक करती रहेगी जब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। अदालत पुलिस का दूसरा रुख है। हमने सारी मिट्टी नहीं की है, विठल ने खुदरी आवाज में कहा। इतना चौपट नहीं है उधर, इधर भी नहीं है। पुलिस ऑफिसर का लहजा बदला हुआ था। इधर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं बैठा है, अपने पे भरोसा करो और खुल के बोलो। आपका रंग काला हो जाता है, विठल ने बेतनाई से कहा। हमको बयान बदलना नहीं आता। उधर गली में जो बोल दिया था और आपके मुंशी ने लिख लिया था, उसके बाद नया कुछ नहीं है। लगता है आपके पल्ले भी नहीं है, जब ही आप फिरकी घुमा रहे हो। जब तक ऊपर से काम लेते रहोगे ऐसे ही रहेगा। थोड़ा नीचे को भी आओ और छाती पर हाथ धर के देखो। अधेड़ ऑफिसर इसरारी अंदाज में सर हिला के बोला। पुलिस भी तुम लोग में से है दादा? विठल ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर रसीदा ऑफिसर ने तीखी आवाज में पूछा। अभी तुमको छोड़ दे तो किधर जाएगा? आप बोलो, किधर जाना चाहिए? हम तुमसे पूछ रहे हैं। किधर जाता साहब? पाड़े जाएगा? पाड़े भी जाएंगे, पर पहले उनको फूंकना है। विठल की आवाज़ तड़कने लगी। अभी पाड़े भी जाएंगे साहब? उधर दादा की गद्दी पर बैठने का है। पाड़ा कोई राजा की गद्दी नहीं है। विठल का मफहूम उमर रसीदा ऑफिसर की समझ में नहीं आया। वो किसी कदर बौखला के बोला। पाड़े की गद्दी पर कौन बैठने का है? पाड़ा माल जायदाद नहीं होता, राजपाट की तरह। बाप आंख बंद करे तो बेटे के मत्थे पर ताज जमा दिया जाए। पाड़ा बल से मिलता है और बल तक रहता है। दादा उसी टाइम खत्म हो जाता है जब उसके हाथ में बल नहीं रहता। तुम्हारा मतलब है कि महम के पाड़े के लिए जो भी जास्ती बल वाला आएगा वही गद्दी पर बैठने का है? या भी जानते हो, पर हमने देखा इधर बहुत बूढ़ा बूढ़ा लोग भी पाड़े पर है। अब उसका बल नहीं है, फिर भी वो पाड़ा चलाता है और सब उसका आगे पीछे घूमता है। पर पाड़ा दादा के जने को नहीं मिलता, आपकी तरह आपकी कुर्सी भी। हाँ हाँ, हम समझता है, दरमियान वाले ऑफिसर ने मुस्तरबाना कहा। पाड़े का राजा दादा जनता नहीं है, पालता है, और बल खो के गद्दी पर तभी टिका रहता है जब उसके बनाए हुए पाड़े के दादा लोग ऐसा चाहते हों। पुराने दादा की जानकारी परख की उनको ज़रूरत पड़े तब। विठल ने उन्हें बताना चाहा, लेकिन ऐसा कम होता और देर तक नहीं चलता। वही गद्दी संभालता है जिसके बाजू ज़्यादा फड़कते हों और जिसकी उंगलियां चाकू के खेल से खूब वाकिफ हो। और अंदर पाड़े में ऐसा कोई नहीं होता तो बाहर से कोई आ जाता है। पीरू दादा का भी यही था, नौजवान ऑफिसर बेचैनी से बोला। अभी तो उसका बल शुरू हुआ था, पर वो तो उधर 20-25 साल से पाड़े का मालिक था। शहर का राजा बनने को ये टाइम भी थोड़ा है। ठंडे गर्म की पहचान में पूरी उम्र धुनक जाती है। अब इसको नज़दीक का परे का देखना आया था। बल अकेला बाजू का नहीं होता, इधर उस जैसा कोई नहीं था। तुम भी नहीं? विठल ने जवाब नहीं दिया। नौजवान ऑफिसर ने एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर उसे टोका। भटको मत साहब, विठल ने चिलचिलाती आवाज़ में कहा। बोलेंगे तो आपको मिर्च लग जाएगी। आपस में कांटा नहीं रखा जाता। नौजवान ऑफिसर के कुछ कहने से पहले अधेड़ ऑफिसर ने बेरब्ती से कहा। दादा, जिस लोग ने चाकू के बदले गोली से दादा को खत्म किया है, उसने गद्दी का लालच में ऐसा किया। क्यों? फिर वह सामने जरूर आएगा। अभी नहीं तो थोड़ी देरी में। ऐसा नहीं आएगा, वो हराम के इतने धनी नहीं है जो पाड़े पर सीना फुला के भी आ जाए। इधर आप में रोड़ा अटकाएं, उधर अपने को हवार करें। वो ऐसे आग की तरह नहीं बढ़ेंगे। गोली ना चलाते फिर, वो भी पीछे की तरफ से। फिर उनका क्या मतलब हो सकता है? दादा बम्बई के सारे पाड़ों का दादा था। हाँ, अधेड़ उमर छबकती आवाज में बोला। तुम समझता है कि वो पीरू दादा के दबाव से सारे शहर के पाड़ों को निकालने के लिए भी ऐसा कर सकता है? विठल सर हिला के रह गया। पर अगर कोई नया दादा फिर से महम के पाड़े के नीचे आने को बोले तो इधर बहुत सा लोग सामने आ सकता है। आप गलती पर हो। नया दादा आने पर कौन ऐसे महम के पाड़े के हुक्म को मानेगा? पाड़े की चौकी लकड़ी की है, दादा लकड़ी का नहीं होता। हुक्म के लिए जोर चाहिए। तुम अभी महम के पाड़े पर बैठना मांगता है। अपने पास अड्डे पाड़े की कमताई नहीं है। अपने को अभी सिर्फ एक बात से मतलब है कि दादा पर हाथ उठाने वाले का गर्दन कब उतार ले। ऐसा कैसे उतारेगा?
अधेड़ ऑफिसर तंजिया अंदाज में बोला। इसका नहीं तो अपना उतार लेगा। हम पूछता है किधर ढूंढेगा उसे? ढूंढ लेगा साहब, अभी निकल के देखेंगे। अधेड़ ऑफिसर ने मजीद हुज्जत नहीं की। चंद लम्हों तक सन्नाटा रहा। फिर उसी ने कसमसाती आवाज में विठल से पूछा, दादा के पास माल तो बहुत होगा? दादा के पास माल हो तो उसका जोर आधा हो जाता है। ऐसा कैसा? माल जोर का घुन है। यानी दादा के पास कोई माल नहीं था? किसी दादा के पास इतना नहीं होता। माल के लिए कोई पाड़ा नहीं चलाता है। फिर किस लिए चलाता है? अपने साथ थोड़े दिन पाड़े पर बैठो तो आपको पता चल जाएगा। दादा का बेटी कितना बड़ा है? यकायक उम्र रसीदा ऑफिसर ने तेवर बिगाड़ कर पूछा। उसका लहजा साफ चुलबुलेपन का था। विठल फैली हुई आंखों से उन्हें देखा किया। उम्र रसीदा ऑफिसर ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, तेजी से बोला, जवान है। विठल ने स्थगी से कहा, शादी का लायक? विठल चुपचाप बैठा रहा। बस एक ही बेटी? अभी 2-4 होती तो आप क्या कर लेता? जो पूछता है उसका जवाब दो। नौजवान ऑफिसर ने हशूनत से कहा, अब उन लोग को कौन देखेगा? वो अपनी बिटिया है। उम्र रसीदा ऑफिसर होंठ सुकोड़ के बोला, तुम देखेगा? आप देखोगे क्या? विठल की आवाज़ तमतमा रही थी। थोड़ा खींच के बोलो तो अच्छा दादा, नौजवान ऑफिसर ने गुस्से से कहा। हम पूछता है इधर और कोई नहीं है उसका? होगा, विठल ने उखड़ी हुई आवाज़ में कहा। हम नहीं जानता। तुम नहीं जानता? यही बोला है। घर नहीं बताएगा? बताएंगे, पर अभी नहीं। अभी बोलने में क्या जाता है? दोनों अफसरों ने आंखें मीच के उसे सब्र ज़ब्त की तलकीन की और सरगोशियों में देर तक उसे बातें करते, कागजात उलटते पलटते रहे, मगर बार बार उनकी नज़रें हम पर भटकने लगती, जैसे हम बैठे बैठे उनकी नज़रों से ओझल हो जाएंगे। इस सिलसिला में एक दराज कद सिपाही तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसने उनके करीब आकर सैल्यूट किया और कोने वाले नौजवान ऑफिसर के सामने मेज़ पर एक पर्ची रख दी। तीनों अफसरों ने बारी बारी पर्ची देखी। उसे पढ़ के उनके शाने सीधे हो गए। उन्होंने रुक्का लाने वाले सिपाही से धीमे लहजे में मुतसरन कुछ कहा। सिपाही फौरन वापस चला गया। उसके जाते ही उमर सीधा ऑफिसर ने विठल से कहा, तो तुम महम के पाड़े पर नहीं जाएगा? ज़रूर जाएंगे। पर तुम अभी क्या बोला? ज़रूरत होने पे हर जगह जाएंगे। कैसा ज़रूरत? ये आप जानते हो। दादा, अधेड़ ऑफिसर ने दखल दिया, तुमने अब तक हमारा कोई मदद नहीं किया है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी शामिल था, रंज भी। आप खुद ऐसा करना नहीं चाहते। क्या क्या बोला तुम? उधर बंबई में एक हम ही आपको दिखाई दिया है। सारा शहर दादा को जानता है, सारा दादा लोग। तुम क्या समझता है पुलिस आंख बंद किए बैठी है? फिर हम ही को क्यों चिचोड़ रहे हो? क्योंकि तुम खुद को उसका दोस्त भाई बोलता है, तो हम उलट बोले आप चैन से बैठ जाओगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दादा। अपने को किस चीज़ से चैन आने का है तुम जानता है, सच जानने से। झटके से नहीं मिलता, थोड़ी देरी लगती है। इतनी देर हम तुमको इधर रोके रखता है? नौजवान ऑफिसर ने मुश्तिल लहजे में कहा। क्यों? अपनी छुट्टी करो साहब, विठल ने बरहमी से कहा। छुट्टी कर दे? नौजवान ऑफिसर भड़क गया और दीवानावार अंदाज में अपने साथियों से पूछने लगा, ये कैसा बोलता है, हुक्म चलाता है? आपकी मर्जी है, पर शायद फिर और देर लग जाए, और अभी हम तुमको जाने दे तो आप अपने लिए भला करोगे, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। नौजवान ऑफिसर अपनी नशिस्त से उछल सा गया। दोनों अफसरों के मना करने पर वह ज़यानी अंदाज में मुंह झटकने लगा। एक शर्त पर हम तुमको छोड़ने का सोच सकता है कि तुम अपने आप कुछ नहीं करेगा, पहले हमको बोलेगा। अधेड़ ऑफिसर ने अटकती आवाज में कहा। आप कैसी बात करते हो? तुम हमको नहीं बोलेगा? हम कहाँ कहाँ हथेली लगाएंगे। दादा ने पूरी इधरी खोई इधर ही काटी है। जो आज पहाड़ों पर सींग निकाले राज करते हैं, उनमें कितनों को दादा ने चाकू नचाना सिखाया है, ये आप जानते हो ना हम। किसने दादा का नमक ज्यादा खाया है? कौन खून का असील है? हम सारे शहर का ठेका लेने का आपको बोल दे में। इधर अपने को बहुत से जानते हैं, उनको पता है दादा से अपना क्या नाता है। वो अपने पास सर पीटने छाती कूटने आएंगे। उनको बोलना चाहिए कि अभी किधर उनका ध्यान जाता है, पर उन्होंने नहीं बोला। अपने तक सींध के रखा है कि दादा का एक बदला चुकाने के लिए। अपना बात करो, सिर्फ अपना बात। अभी अपनी क्या बात करें? अपनी क्या बात करें? जुमरू बहुत देर से हाथ पांव मार रहा था। अचानक फिर खड़ा हो गया और फटी आवाज में डकराने लगा। बहुत हो गया साहब बहादुर। अब ये टुंटा ख़त्म करो। जो फैसला करना अपने को बोल दो। इस वक्त जुमरू को चुप ही रहना चाहिए था। मैंने और शामू ने उसे बिठाना और खामोश करवाना चाहा, मगर जितना हमने उसे रोकने की कोशिश की, वो इतना बेकाबू होता गया और जो मुंह में आया बकता रहा। कहने लगा कि क्या वो ऊंचा सुनते हैं? कोई दूसरा जो ठीक तरह देखता और सुनता हो। कोई आदमी का बच्चा यहाँ नहीं है? नौजवान ऑफिसर ने भी चीख कर उसे सीधी तरह बैठे रहने का हुक्म दिया और विठल से कहा, इसके गले में पट्टा डालो दादा। विठल ने जैसे सुना ही नहीं। जुमरू शोर मचाता रहा। क्या कर लोगे हमारा, क्या कर लोगे? कसम से हमको नहीं जानते, आगे बहुत पछताओगे, बहुत सताया अपने को। नौजवान ऑफिसर ने सिपाहियों को इशारा किया। मैंने विठल की तरफ देखा ताकि वही उठ के जुमरू को संभाले, मगर वो बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। सिपाही हमारी तरफ बढ़ गए थे।
शामू ने उन्हें रोका और जुमरू से मिन्नत की कि बस वो कुछ देर और तहम्मुल कर ले। टिंगू और मार्टी भी उठ के हमारे पास आ गए थे। सिपाहियों की दस्त दराजी से पहले ही हमने जुमरू को बिठा दिया। इसमें खुद जुमरू की अनफालियत भी शामिल थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि आफरया से कुछ हासिल नहीं। इतनी देर में उसे ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। ये पागल है, नौजवान ऑफिसर ने गुस्से से लरसती आवाज़ में कहा। पागल तो आप बना दोगे साहब, विठल की आवाज़ जमी हुई सी थी। ऐसे वक्त में अपने से आंख मिचौली करते हो पहली बार कोई मिला है आपको? उम्र रसीदा ऑफिसर ने जल्दी जल्दी कागजात समेटने शुरू कर दिए। उसका चेहरा सूझ सा गया था। दोनों अफसरों ने उसकी पैरवी की। वो उठना ही चाहते थे कि अधेड़ उम्र ऑफिसर तासुफ आमेज नाराज़ी से बोला, लगता है तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। पट्टा करा के नहीं जाएंगे, विठल ने कहा। बोलने को हम भी कुछ बोल के इधर से जा सकते हैं। आप 1 या 10 शर्त रख लो, पर आगे सारा अंधेरा है। ऐसे में आपको क्या बोले, इधर से निकल के अपने को कुछ मालूम नहीं किधर जाना पड़े। इस टाइम अपने को कुछ दिखाई सुझाई नहीं दे रहा है। आप समझते हो यहाँ से निकल के आगे रास्ते में सब हरा हरा है। इधर आपकी बंदी में अपने लिए बहुत सुख है। अपने को कहीं किसी को देखना सुनना नहीं पड़ता। उसके घर में वो दोनों रोते रोते मर जाएंगी। दादा ने फूलों में रखा था उनको। अपने को उनको भी संभालना है। उनसे बोलना है कि दादा अब लौट के कभी नहीं आएगा। अब वो उसको एकदम भूल जाएं। उधर पाड़े पर सब बिखरा हुआ होगा। घर में उसके सिर्फ 2 जने थे, लेकिन दादा का दूसरा घर पड़ा भी है। उधर भी सब उसकी औलाद के मानित है। अपने को उनको भी थामना है। और वो आप समझते हैं वो खंजीर के जने अपनी तरफ से आंख बंद किए पड़े होंगे। उनको पता है हम कौन हैं। दादा का कांटा उन्होंने निकाल दिया। जब तक हम सामने हैं अपनी हड्डी भी उनके गले में फंसी रहेगी। खुद आगे नहीं आएंगे तो उधर बंबई के सारे दादा लोग को पत्थर मारेंगे कि देखो बाहर का कौन पीरू दादा के पाड़े पे चिपक के बैठ गया है। एक दिन में दादा का सब कुछ बन बैठा। इधर वो आपको तीली दिखाएंगे। आपने को उनके पास भी जल्दी पहुंचना है। नहीं पहुंचेगा तो हम अपने आप को मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। जितनी देर वो जिंदा रहेंगे हमको नींद नहीं आएगी। सारा जलता रहेगा। हमको एक तरफ नहीं देखना। हमने दादा पर बहुत बोझ डाले थे, पर इतने नहीं जितने वो डाल के चलता बना है। आप ये सब नहीं जानोगे। हम जानता है। वो तीनों टुकड़ी बांधे देख रहे थे। विठल जैसे ही खामोश हुआ, अधेड़ ऑफिसर ने कहा, पर तुम पुलिस पर भरोसा करेगा, हमारा साथ देगा, हमसे दूर नहीं रहेगा। इतना सब नहीं होगा। उसकी आवाज़ उमड़ रही थी। विठल ने कुछ नहीं कहा तो पुलिस ऑफिसर मुसरिब होकर कहने लगा, हम क्या बोलता है अभी समझता है? समझ रहा है साहब, अच्छी तरह समझ रहा है। विठल ने सर हिला के कहा, आपने तुम्हारे दोनों के अच्छे के लिए बोलता है बाबा। तुमको सिर्फ इतना करना है कि जानने पे हमको इशारा कर दो। बाद में तुमको कोई शिकायत नहीं होगा। देखिए साहब, पर अभी अपनी भी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आप पहले पहुंच गए तो हमसे बात किए बिना आगे नहीं बढ़ोगे। पहले हमको दिखाओगे। अधेड़ ऑफिसर हैरत से बोला, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर छाई हुई लकीरें दूर हो गई। ठीक है, उसने हफ्फत अमेज मुस्कुराहट से कहा, हम इस पर सोच सकता है। ये कहते हुए फाइलें समेट के कुर्सी से उठ गया। उसके दोनों साथी भी। बाहर बंबई का सारा बड़ा ऑफिसर मौजूद है। हमको भी थोड़ा उनसे बात करने का है। अधेड़ ऑफिसर ने चलते चलते कहा, आपसे बड़ा नहीं होगा साहब। ये सुन के वो तीनों पलट गए, लेकिन एक लम्हे के तामुल के बाद तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद कमरे पर सकूत छा गया। सिपाही अभी वहीं खड़े थे, बुतों के मानित, हम पर नजरें जमाए। विठल ने बीड़ी सुलगा ली। मार्टी और टिंगू हमारे पास आ जाने की वजह से वो सबसे अलग हो गया था। मैंने सोचा उसके पास चला जाऊं, लेकिन मैं जाके क्या करता, उसे और परेशान ही करता। चारागरी का हौसला ना सही, आदमी ये तो कर सकता है कि खामोश बैठा रहे। वो सभी सर झुकाए चुप बैठे थे। मेरी तरह सबका दम घुट रहा होगा। मगर गम का भी एक सलीका होता है। आदमी को खुद पे जबर भी करना पड़ता है, चाहे उसे अपने वजूद से घिन आ रही हो। दीदों में रोशनी ना हो तो आदमी बहुत कुछ देखने से महफूज रहता है। होश गुम कर देना तो बहुत आसान है। मेरी तरह इतना मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था जितना विठल की और उन सब की रगों में खटक रहा था। मुझे उनके लिए बहुत कम मायगी कम तरीका एहसास हो रहा था। उन्हें मुझ पर एतबार नहीं था। जब भी वो मुझे यहाँ लाने से इज्तनाब कर रहे थे। मेरा सीना इतने बोझ का हौसला नहीं रखता। ये मुझसे ज्यादा जानते हैं। देर तक कोई नहीं आया। हो सकता है उन्होंने इरादा बदल दिया हो या दूसरे ऑफिसरों को कायल न कर पाए हों। वो खुद भी मुतज़्ज़ब थे, वरना ये फैसला कर जाते। अगर उन्होंने ऑफिसरों तक विठल का रवैया, उसका लहजा भी मुंतकिल कर दिया तो वो भी बरहम हो सकते हैं। विठल का रवैया इब्तदा ही से मुतदल होता जैसा वो कह रहे थे। वो पहले ही हाँ कर देता तो इतनी देर न लगती। जुमरू और शामू ने भी दखल दे के उन्हें और मुतवश किया था। इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी। जल्द या बदेर उन्हें हमारे हक में फैसला करना था, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। वो पहरों अपना फैसला मुलतवी कर सकते हैं। हमारे लिए एक पहर की ताख़ीर भी पहाड़ जैसी है। विठल ने शायद इसी ख्याल से इतनी हुज्जत की थी। हमारी नरम रवि से उनके वसवसे और तकबीयत पा सकते थे। मुमकिन है विठल के ज़हन में यही कुछ हो। इतनी रूह कद का सबब सिर्फ ज़हनी इंतशार नहीं हो सकता। बहरहाल ऑफिसरों के इंतज़ार में कोई बेकरार नहीं था। जितना उनके इम्कान में था वो कर चुके थे। बहुत देर बाद दरवाजे पर उनकी आहटें गूंजी।
सिपाहियों के जिस्म अकड़ गए। आने वाले सिर्फ 2 थे। एक नया ऑफिसर भी अधेड़ ऑफिसर के साथ था। तुम जा सकते हो दादा, उसने अंदर आके बुलंद आवाज में कहा। सबकी निगाहें विठल पर मरकूज हो गई। विठल बेंच पर बैठा रहा। सुना तुमने, हमको तुम्हारे लिए बहुत बात करना पड़ा, अधेड़ ऑफिसर ने कहा, पर याद रखना हमने तुम पर भरोसा किया है। विठल ने अपना जिस्म समेटा और खड़ा हो गया। कुछ रह गया हो तो अभी अपने को बोल दो। नहीं साहब, विठल ने जेरे लबी से कहा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। हम भी अपनी जगहों से उठ गए थे। दरवाजे के बाहर साहिबान में अफसरों और सिपाहियों का हजूम मौजूद था। हम दरवाजे से निकले तो सबका रुख हमारी जानिब हो गया। चंद ही कदम बाद सीढ़ियां थी, मगर हमें विठल के वजह से ठहर जाना पड़ा। विठल हमारे नजदीक ही अधेड़ ऑफिसर से जाने क्या बातें करने लगा। 1-2 मिनट लग गए। हम उसके इंतजार में खड़े थे कि सामने खड़े हुए पुलिस अफसरों के झुंड में इंतशार सा हुआ। एक ऑफिसर अपने करीब के अफसरों को हटाता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। अभी उसने बेतबाना चंद ही कदम तय किए होंगे कि मेरी आंखें धुंधला सी गईं। वो एसपी शुक्ला था, कृष्णा जी का मोतमद। मैंने दूसरी निगाह में पहचान लिया था और मेरा जिस्म एक लम्हे के लिए डगमगा गया था। मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता था कि रुक गया। मेरे करीब आके उसके पाँव भी ठुठक गए थे। तुम ज़हीर, उसने हिजानी आवाज में कहा। मैंने सर झुका लिया। उसने मेरे शाने पकड़ ली। ये तुम ही हो? वो मुंतशर लहजे में बोला। तुम यहाँ कैसे, कब आए? बहुत दिन हो गए, मैंने नीची आवाज में जवाब दिया। बहुत दिन हो गए और मुझे नहीं मालूम, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। वो हैरानी से बोला, मगर ये सब क्या है? मुझसे कुछ ना कहा गया। क्या क्या हुआ ज़हीर मियाँ, तुम भी? मेरी खामोशी पर वो और परेशान हो गया। क्या बात है? वो जरा सिमगी से शामू और माटी की तरफ देखे बोला, तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक है? बोलते क्यों नहीं? क्या बताऊं? मैंने सिसकते होंठों से कहा, पीरू दादा। पीरू दादा? वो दहशत से बोला, तुम भी इसी सिलसिले में आए हो? ओह माय गॉड, पीरू दादा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं उसे कौन सा रिश्ता बताता। दूसरे पुलिस ऑफिसर भी हमारे नज़दीक आ गए। शुक्ला की नज़रें सर से पैर तक इस तरह मुझ पर मंडला रही थी जैसे उसकी आंखें धोखा खा रही हों। मेरे गंदे पैर, स्याह पैंचे, शकिस्ता कपड़े, बेतरतीब बाल। मेरी ये हालत देख के उसे बेकरार हो ही जाना चाहिए था। उसने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। मुझे बताओ ज़हीर मियाँ, ये क्या हो रहा है? इन्हीं से पूछ लीजिए, मैंने करीब खड़े हुए नौजवान ऑफिसर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इन्हें सब मालूम है। क्या आप इसे जानते हैं? नौजवान ऑफिसर ने अंग्रेजी में शुक्ला से पूछा। इन्हें यहाँ कौन नहीं जानता? शुक्ला ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा। कृष्णा जी को तुम भूल गए? ये उन्हीं के साथ रहते थे। मस्ताना केस इन्हीं की वजह से। शुक्ला रुक गया। क्या ज़हीर मियाँ भी इन लोगों में शामिल हैं? जी हाँ, नौजवान ऑफिसर ने हिचकिचाहट से कहा। नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इन लोगों ने तस्लीम किया है कि ये पाड़े के दादा हैं। पीरू और माछी दादा से इनके गहरे मरासिम रहे हैं। क्या वाकई? शुक्ला बेयकीनी के आलम में बोला। क्यों ज़हीर, ये क्या कह रहे हैं? मैंने आहिस्तगी से कहा। शुक्ला की मुतरद्दिद निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। यह कोई बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। वो बेचैनी से अंग्रेजी में बोला। क्या बात है ज़हीर, मुझे बताओ। मुझसे इस वक्त कुछ मत पूछिए, मैंने आजिज़ी से कहा। उसके चेहरे पर लकीरें पड़ गई। मुझे भी नहीं बताओगे? ठीक है, वो बुड़बुड़ाते हुए बोला। मैं देखता हूँ, तुम कहाँ ठहरे हो? जूली के यहाँ। जी, मैंने झिझकते हुए कहा। और अब कहाँ जा रहे हो? मेरी नज़रें विठल की तरफ उठ गईं। एसपी शुक्ला सटपटाती पलकों से उसे देखने लगा। आप ही कुछ बताइए, उसने तुंद लहजे में विठल से पूछा। आप कोई बात नहीं साहब, विठल ने बज़ाहिर नरमी से कहा। मैंने विठल को बताना चाहा कि ये वही एसपी शुक्ला है जिसने फैज़ाबाद में मुझे तार दिया था कि अब्बा जान जैसे हुलिये का एक शख्स आसाम में देखा गया है। इसी इतला पर विठल ने तिब्बत जाने का इरादा किया था और अब्बा जान मिल गए थे। ये ज़्यादा मुद्दत की बात नहीं, कृष्णा जी के बाद यही था जो अब्बा जान की टो में लगा रहा। इसने हिंदुस्तान के तमाम थानों से राब्ता कायम कर रखा था, मगर शायद विठल को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद उसे पहचान चुका था। उसने शुक्ला को सलाम किया। शुक्ला ने तपाक से जवाब दिया। मुझे याद नहीं था कि वो पहले मिल चुके हैं या नहीं। हो सकता है जुलीन के घर कभी उन दोनों की मुलाकात हुई हो। उनके अंदाज से शनासाई जाहिर होती थी। शुक्ला के चेहरे पर इज़्तिराब छाया हुआ था। अभी सब ठीक है साहब, विठल ने धीमी आवाज़ में कहा। अपने को जल्दी जाना है। शुक्ला किसी सोच में गुम हो गया था। विठल की आवाज़ पर हड़बड़ा सा गया। हाँ ठीक है, आप लोग जाएं, उसने बेख्याली में कहा। दूसरे लम्हे मुझसे मुखातिब हुआ। तुम भी जा रहे हो? मगर मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मुझे जाने दीजिए, मैंने डूबती आवाज़ में कहा। मैं आपसे फिर मिल लूँगा, सिर्फ चंद मिनट के लिए नहीं ठहर सकते? वो तकद्दुर से बोला। मुझसे इनकार करते न बन पड़ा। अब इसको जाने दो शुक्ला जी, विठल ने उसका नाम लेके कहा। इसका बाप मर गया है। बाप? शुक्ला हैरत से बोला। आप क्या कह रहे हैं? ये उसको ऐसा ही समझता था। पीरू दादा को? हाँ साहब, वो इसके लिए बाबा से भी ज्यादा था। पीरू दादा? शुक्ला की आंखें फटी हुई थी। क्यों ज़हीर? उसने मुझसे तस्दीक चाही। मेरी खामोशी पर वो मुझे झंझोड़ने लगा। फिर उसने मेरे शानों से हाथ हटा लिए। उसे अपनी हैसियत का ख्याल आ गया था या अपनी इतराफ में खड़े ऑफिसरों का। उसने लम्हों में खुद पर काबू पा लिया
और हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। चबूतरे की सीढ़ियां तय करके अभी हम थाने का हाथाबूर कर रहे थे कि शुक्ला फिर लबकता छबकता हमारे पास आया और विठल से पूछने लगा कि उसे किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं। हो सके तो अपने लिए सवारी का बोल दो साहब, इतनी रात को नहीं मिलेगी। विठल ने उससे कहा। हाँ क्यों नहीं। उसने पीछे मुड़ के किसी को इशारा किया। नौजवान ऑफिसर भागा हुआ आया। शुक्ला के इस्तफसार पर उसने बताया कि थाने के बाहर मोटरें खड़ी हैं, वो हमें अस्पताल तक ले जाएंगी जहाँ दादा और माची मौजूद हैं। वहाँ हमें उनके वारिस के तौर पर दस्तखत करने हैं। शुक्ला ने उसे हिदायत की कि अस्पताल से घर तक पहुँचने के लिए भी सवारी हमारी तहवील में रहनी चाहिए। नहीं साहब, विठल बोझल आवाज़ में बोला, अपने को भी माहम के पाड़े तक जाना है, घर नहीं। लेकिन ये लोग बता रहे थे कि दादा का तो अपना घर है। शुक्ला ने तजस्सुस से कहा। एकदम उनके सामने कैसे ले जाएं? हाँ, शुक्ला ने तासुब से विठल को मशवरा दिया कि ऐसा ही है तो पीरू दादा को भी अस्पताल ही में रहने दिया जाए और बेहतर है कि हम पहले घर हो आएं। पाड़े भी तो उसको जाना है, वो भी उसका घर है। लेकिन पाड़े के लोग भड़क सकते हैं, नहीं ले जाएंगे तो और फिल्म मचाएंगे साहब। शुक्ला ने सर हिला के तायद की और मुझसे कहने लगा कि उसकी मोटर मौजूद है और ज़रूरत हो तो मैं ले सकता हूँ, ड्राइवर भी साथ है। मैं सोचता रहा कि क्या जवाब दूँ। मैंने विठल की तरफ देखा, उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ज़रूरत होगी तो ज़रूर उसे जहमत दी जाएगी। शुक्ला और नौजवान ऑफिसर हमारे साथ साथ चलते रहे। थाने की चारदीवारी के बाहर विठल कुछ फासले पर हो गया था। शुक्ला ने पहलू से मेरा हाथ थाम लिया और भिनभिनाते लहजे में बोला, ज़हीर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे पहले से बता दो। कैसी बात? मैंने बिफर कर कहा। कोई वैसी बात नहीं। मुझ पर एतबार करते हो ना? आप भी उन्हीं जैसी बातें कर रहे हैं। फिर ये सब क्या है ज़हीर? मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा ये क्या हो गया। पीरू दादा से तुम्हारा कैसा ताल्लुक था? वो मेरी जुबान लखनत करने लगी। क्या बताऊं, बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। तुम कह रहे तो यकीनन नहीं होगी, मगर किसी वक्त किसी तरफ से भी कोई अंदेशा महसूस करो तो देर ना करना। उसने मुझे मुतनबा किया कि पीरू दादा बम्बई का बहुत बड़ा दादा था। पुलिस ने इस वाक़े की संगीनी का शिद्दत से नोटिस लिया है। हेडक्वार्टर के हुक्म पर सारे शहर की पुलिस हरकत में आ गई है और जगह जगह छापे मारने का इरादा कर रही है। पीरू दादा से कुर्बत की वजह से मैं भी जद पे आ सकता हूँ। वो कहने लगा कि पुलिस की कार्रवाई अपने अंदाज की होती हैं। ये तो मैं जानता ही हूँगा। पुलिस की राय में ये सिलसिला भी ख़त्म नहीं होगा। मैं सुनता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। इतने दिनों तक तुम आए क्यों नहीं? क्या करते रहे? फुर्सत ही नहीं मिली। ख्याल था कि किसी दिन शायद आप ही आ जाएं। पिछले 2 महीने में कई बार मुंबई से बाहर जाना हुआ। मोटरें करीब आ जाने पर उसकी सरगोशियां बंद हो गई। विठल अभी बाहर खड़ा था। शुक्ला ने अपने हाथों में उसके हाथ जकड़ लिए और माजरती अंदाज में बोला, मुझे इल्म नहीं था कि ज़हीर मियाँ भी यहाँ हैं। वैसे भी मुझे पहुँचने में कुछ देर हो गई, वरना इतना वक्त ना लगता। अच्छा हुआ जो आप देर से आए। शुक्ला चौंक पड़ा। ये क्यों कह रहे हैं आप? आप इधर अकेले नहीं हो साहब, विठल ने चुभती आवाज़ में कहा। अपने को जानकारी में इतनी देर तो लगती। शुक्ला की आंखें सिकुड़ गई। मेरी तरह वो भी विठल का मकसद नहीं समझ पाया था, ताहम उसने तशरीह नहीं चाहिए। खुश एतवारी से बोला, पुलिस को कभी कभी अपने आप से भी जिद करनी पड़ती है, अपनी मर्जी के खिलाफ चलना पड़ता है। पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं। मैं उनकी जगह होता तो शायद मुझे भी वक्त लगता। हाँ, ज़हीर का सामना होने पर सूरत यकीनन मुख्तलफ होती। मुझे मालूम है कि ज़हीर कम से कम पीछे से वार नहीं कर सकता और ना इसके साथी ऐसे हो सकते हैं। मुझे हैरत है कि इनमें किसी ने ज़हीर को नहीं पहचाना। ये ऐसा बदल भी नहीं गए। करशीना जी को गुजरे भी इतना ज़माना नहीं हुआ कि कोई इन्हें भूल जाए और उनके महबूब ज़हीर को भूल जाए। ये इशारा भी कर देते तो उन सबकी मुश्किल भी हल हो जाती और आपकी भी। बहरहाल हम पाड़े के आदमी हैं शुक्ला जी, अपना बोझ साथ लेके चलते हैं। आप इसकी वजह से हमको थोड़ा छूट देते तो हम मना बोल देते। ये किसी का नाम लेता तो हम इसको बाहर कर देते। ये अच्छी बात है। मेरी तवक्को के खिलाफ शुक्ला की आंखें चमकने लगी। अपनी पिनती है, आगे भी आप कोई टिकी मत लगाना। कंधे का उधार हमको रास नहीं आता। हो वेरी गुड, शुक्ला उछल के बोला। ये कुछ कहने का क्या महल था। शुक्ला तो हमारे लिए कह रहा था। इससे पहले कि विठल की जुबान से कुछ और निकलता, मैंने उसे कोहनी मार के अंदर बैठ जाने की इल्तिजा की। अंदर नशिस्त पर बैठते हुए विठल शुक्ला को सलाम करना नहीं भूला। वो सब अंदर चले गए तो मैंने भी जाना चाहा। शुक्ला ने मेरी कलाई पकड़ ली। अपना ख्याल रखना, उसने मुर्तश आवाज़ में कहा। मैं इसी शहर में हूँ। मेरी रगें खिंचने लगी थी। मैं जल्दी से अंदर चला आया।